नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात कर रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसकी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या ये जो संघर्ष है पूरी दुनिया को एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहा है। इसी पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कुछ हमने रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखेंगे और उसके बाद अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले नजर डालते हैं आज की इस रिपोर्ट पे। इजराइल फिलिस्तीन की जंग, रॉकेट एयर स्ट्राइक जारी, अब जमीनी युद्ध की तैयारी। 1967 से अरब देशों ने इजराइल के साथ कई लड़ाइयां लड़ी, कई बार हिमाकत की दुनिया के अकेले यहूदी राष्ट्र के वजूद को खत्म कर देने की, कई बार साजिशें रची गई यरूशलेम पर कब्जा करने की। लेकिन इजराइल है कि टूटता ही नहीं, हार मानता ही नहीं, छोड़ता ही नहीं, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देता है युद्ध भूमि में। चाहे आसमान की लड़ाई हो या फिर जमीन की, चुन चुन कर दुश्मनों के होश उड़ा देता है एक अकेला इजराइल। इस बार भी जब आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे तो इजराइल ने बिना मौका गवाए हमास की हवा निकाल दी, हमास की इमारतों को चुना और उड़ा दिया, हमास के इलाकों को चुना और उड़ा दिया। हमास छोड़ता रहा रॉकेट, लेकिन इजराइल इसके लिए भी तैयार था। हमास ने इजराइल और खासतौर पर यरूशलेम पर 1500 से ज्यादा रॉकेट छोड़े, लेकिन ज्यादातर रॉकेट को इजराइल की आयरन डोम ने आसमान में ही ब्लास्ट कर दिया। इजराइल की जमीन पर गिरे तो बस कुछ टुकड़े। अब इजराइल जमीनी लड़ाई की तैयारी में जुट गया है। सीमा पर हथियारबंद टुकड़ियों के साथ 9000 रिजर्व सैनिकों को तैनात किया गया है। इससे पहले इजराइल ने रात भर गाजा पट्टी पर 1000 से ज्यादा बम गिराए। इजराइल की निशाने पर हमास का टनल था। 160 विमानों ने 40 मिनट में इस हवाई ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस दौरान 150 टारगेट पर 450 मिसाइल गिराए गए। हमास की टनल को इतना नुकसान पहुंचा है कि अभी आंकलन किया जा रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के कुछ आतंकियों के फोटो ट्विटर पर भी डाले हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि इन्हीं लोगों ने इजराइल पर रॉकेट दागने की साजिश रची। अब ये फिर कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। हमास के हमला करने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इजराइल डिफेंस फोर्स को हमास पर कड़ा हमला करने का आदेश दिया है। טרור בעזה חצו לפנות ערב ביום ירושלים קו אדום ותקפו אותנו בטילים במבואות בירושלים. ישראל תגיב בעוצמה רבה. जिस तरह से इजराइल हमास को तबाह करने में लगा है, उससे लगता नहीं है कि इस बार इजराइल इतनी जल्दी रुकने वाला है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार इजराइल हमास को पूरी तरह से खत्म कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी हाँ, आकार दिल्ली से छोटा, आबादी दिल्ली से कम, लेकिन ताकत वर्ल्ड में ऐसी कि अपने दुश्मन को चुन चुन कर विश्व में कहीं भी हो उसका खात्मा करने के लिए इजराइल जाना जाता है। 14 मई 2021 आज ही के दिन इजराइल अपना राष्ट्रीय दिवस ही मनाता है, लेकिन अपने वजूद में आने से लेकर आज तक शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कोई संघर्ष ना हुआ हो। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को अलग देश के रूप में मान्यता तो दे दी है, लेकिन दोनों देश एक दूसरे को मान्यता देने को तैयार नहीं है। जमीन पर कब्जे और अपनी पहचान के लिए शुरू हुई यह लड़ाई अब पूरी तरीके से धार्मिक हो चली है और दोनों देशों का समर्थन देने वाले देशों का गुट भी धार्मिक आधार पर बन रहा है। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ ही धार्मिक है। यरूशलेम की जिस अल अस्का मस्जिद को मुसलमान अपना तीसरा सबसे पवित्र स्थान मानते हैं, उसी पर इजरायलियों का भी दावा है और उनका कहना है कि यह मस्जिद इजरायलियों के पवित्र टेम्पल माउंट को तोड़कर बनाया गया है और इस जगह पर अब केवल टेम्पल माउंट की एक दीवार भर मौजूद है, जिसे पूरे वर्ल्ड भर में जहां भी इजरायली हैं इस पवित्र स्थल को इसे मानते हैं और जब भी वो प्रार्थना करते हैं तो इस यरूशलेम की तरफ ही उनका मुंह होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस जगह से
इजरायलियों का कितना भावात्मक लगाव है। आज हम चर्चा करेंगे कि करीब 100 वर्षों से चल रहे इस संघर्ष का कभी अंत भी होगा या यह संघर्ष दुनिया को एक और युद्ध की आग में झोंक देगा। यदि विश्व युद्ध की स्थिति बनी तो कौन सा देश किस पाले में रहेगा, क्यों रहेगा, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हम ये भी करेंगे कि क्या यह जो तीसरा विश्व युद्ध है यह परमाणु युद्ध होगा या बायोलॉजिकल वार में यह तब्दील हो जाएगा। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ जो मेहमान पीके सहगल साहब हैं, हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं, उनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा प्रोफेसर वीके सिंह भी हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में जुड़ेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं दोनों पीके सहगल साहब और वीरेंद्र गुप्ता जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और गुप्ता जी, पीके माफ़ कीजिएगा, वीरेंद्र गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा या आपसे शुरुआत करूँगा चर्चा की। भारत ने इस पूरे मामले में बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया आज दी है और भारत की प्रतिक्रिया से लगता है ऐसा जैसा लोग अनुमान कर रहे थे वैसी ही प्रतिक्रिया है भारत की। क्या आपको लगता है कि यह जो पूरा मामला है ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ लेकर के जाएगा? लोगों के जो राजनयिक संबंध हैं इजराइल के साथ उसमें चेंजेज आएंगे या जो अभी हैं उसी के आधार पर गुटों का निर्धारण होगा? नहीं, ऐसा कोई, ये बहुत अलार्मिस्ट व्यू है। बहुत पुरानी समस्या है, जैसे आपने बताया 100 साल से चल रही है जी। तो इसमें दोनों पक्षों को बहुत संयम और पेशेंस की ज़रूरत है। ये कोई 1-2 दिन में सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो इजराइल में रह चुका हूँ, वहाँ पर इंडियन एम्बेसी मैंने खोली थी, तो उस वक्त से ये प्रॉब्लम चल रही है जी। और सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा जो इमीडिएट कंसर्न है कि वायलेंस से कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। बिल्कुल। ना ही हमास की तरफ से अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज हो या उन्होंने रॉकेट लॉन्चिंग करी, तो अब इजराइल जैसे कंट्री पे रॉकेट लॉन्च करके क्या वो नतीजा निकाल सकते हैं? बिल्कुल। कई दफा ये होता है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज या इस तरह से वो वर्ल्ड अटेंशन को ड्रॉ करते हैं, लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि वर्ल्ड अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए ये तरीका बिल्कुल वाहियात है, बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है और नंदनीय है। बिल्कुल। अच्छा, इजराइल की तरफ से बम्बार्डमेंट हो रहा है, बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हुई है, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि ये वायलेंस की जो साइकिल डेवलप हो गई है जी। उसमें अलक्सा मॉस्क के एरिया में भी है जहाँ पर सेटलमेंट एक्टिविटीज़ चलती जा रही हैं जी। और गाज़ा पे बम्बार्डमेंट है, गाज़ा की तरफ से रॉकेट आ रहे हैं, तो ये सब बंद होना चाहिए, पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए और उसमें बैठ के सब लोगों को बात करना चाहिए। ये बड़ी पुरानी समस्या है, इसमें दुनिया के बड़े बड़े देशों को अपना साथ देना चाहिए और नॉन पार्टिसन ऑब्जेक्टिव तरीके से इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये इसको सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते कि हम इजराइल के दोस्त हैं तो इजराइल का पहलू लेंगे, बिल्कुल, पैलेस्टाइन के दोस्त हैं तो इसलिए पैलेस्टाइन का। एक ऑब्जेक्टिव तरीके से 2 स्टेट सोल्यूशन, इजराइल हैज द राइट टू लिव इन सिक्योर बॉर्डर्स और पैलेस्टाइन का भी देश जो है वो उसको एक इंडिपेंडेंट देश की जो संरचना करनी पड़ेगी, उसके एट्रीब्यूट्स पूरे हर तरीके के उनको देना पड़ेगा। लेकिन तो 100 साल, बिल्कुल गुप्ता जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये लोग तो सब जानते हैं, फिलिस्तीन के लोग भी जानते हैं और जो इजराइल के लोग हैं वो भी जानते हैं और वो भी ये भी जानते हैं कि बैठ के समस्या को सुलझाया जाएगा तभी इसका रास्ता निकलेगा। लेकिन अभी तक तो 100 साल से संघर्ष ही चल रहा है, बैठ करके बातचीत करने का तो कोई मौका नहीं आया। जब मौका भी आया तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो आपको लगता है कि बैठ करके बात करके सॉल्यूशन निकालने का समय भी अब निकल चुका है? इसको सॉल्व करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, अपना इंटरेस्ट आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जो है सबसे बड़ी, देखिए दोनों पहलुओं में दोनों की गलतियां हैं, दोनों तरफ से गलती है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इजराइल की एक तरीके से ज्यादा गलती है क्योंकि इजराइल इस पलड़े में ज्यादा ताकतवर है। और लेकिन हमला तो पहले फिलिस्तीन की तरफ से, हमला तो यरूशलेम में जी जो सेटलमेंट एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा तेजी से चलाई जा रही है और सेटलमेंट एक्टिविटी चलने से इनको बहुत, तो जो आपका जो स्टेटस, लेकिन ये हमले की शुरुआत तो फिलिस्तीन की तरफ से हुई थी ना गुप्ता जी? तो फिर आपके शुरुआत को क्या प्रोवोकेशन होता है वो गलत है। गाजा की तरफ से रॉकेट अटैक बिल्कुल गलत है, उसका कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि वो रॉकेट अटैक करके इजराइल को सिर्फ नाराज कर सकते हैं और उन्होंने बम्बार्डमेंट कर देना है
उनके सौयों लोग मर गए, बिल्कुल। तो उससे कोई नतीजा तो नहीं निकला। लेकिन क्या है कि टेंशन बिल्डअप क्यों होती है? टेंशन बिल्डअप इसलिए होती है कि ईस्ट जेरूसलम में पैलेस्टीनियन लोग बाग हैं, और ईस्ट जेरूसलम में इजरायलियों की भी जगह है, वहां पे वेलिंग वॉल है, पुराना बिल्कुल उनका बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सारे इतिहास भूगोल की जानकारी जितने भी लोग हैं, क्योंकि 100 साल पुराना मामला है, तो इतिहास भूगोल की जानकारी सबको है। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं गुप्ता जी, मैं ये आपके कहने के मुताबिक जो है ये यही इन्हीं दोनों के बीच में रहेगा, ये विश्व के दूसरे देशों में नहीं फैलेगा, और तीसरे युद्ध की आशंका आप नहीं देख रहे हैं। आपके कहने से ये लग रहा है ये तीसरे युद्ध की आशंका नहीं है, ये धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, थोड़े दिन चल रहा है, और जरूर मुझे लगता है कि दुनिया के सारे देश जो है चिंता व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरा इस्लामिक पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है, शांति आएगी वहां। गुप्ता जी, जिस तरीके से पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है और प्रदर्शन भी हो रहा है। अभी तो मैं एक खबर देख के रहा हूँ, भारत में कानपुर में एक पोस्टर लगाया गया है फिलिस्तीन के पक्ष में। तो ये भी अब देखने की बात है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, और इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के दूसरे देश में राजनीति अगर शुरू हो गई है तो मुझे लगता है कि शायद इसके दूसरे भी निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए, सोचे जाने चाहिए। पीके सहगल साहब हमारे साथ हैं। देखिए क्या है कि प्रदर्शन और बाकी जगहों पे समर्थन से वहाँ पे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। नहीं, अगर आपके देश की आंतरिक राजनीति अगर बाहर की राजनीति से प्रभावित होने लगती है तो सरकार जो है उस हिसाब से फैसले लेती है। ऐसा उदाहरण भी है हमारे साथ पीके साहब। बिल्कुल गुप्ता जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सहगल साहब हमारे साथ है, पीके सहगल साहब। सहगल साहब, क्या आपको लगता है, क्या जिस तरीके से ये संघर्ष चल रहा है, संघर्ष का इतिहास पुराना है, गुप्ता जी कह रहे हैं कि ये नॉर्मल सी बात है, ये आपस में बातचीत करके सॉल्व हो जाएगा, और इसमें इजराइल की गलती बता रहे हैं गुप्ता जी के हिसाब से, क्या आपको लगता है कि क्या सही में ये नॉर्मल सी बात है अटैक? क्योंकि 100 साल में कोई भी साल ऐसा नहीं हुआ है जब दोनों देशों के बीच में इस तरीके के संघर्ष नहीं हुए हों। छोटे मोटे अटैक जो है वो होते रहते हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में गुटबाजी हो रही है, खेमेबाजी हो रही है, क्या आपको लगता है कि हम लोग तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं? ये एक आहट सी सुनाई आपको दे रही है? मैं गुप्ता जी से बिल्कुल सहमत हूँ, किसी प्रकार से कोकोई आहट नहीं सुनाई दे रही तीसरे विश्व युद्ध की। ये 100 साल नहीं 3000 साल से जेरूसलम को लेकर विवाद चल रहा है। इन 3000 सालों में 52 बारी जेरूसलम के ऊपर हमला किया गया, 32 बारी को कैप्चर किया गया, 23 टाइम स्ट्रॉन्ग किया गया। इस बारी भी जो शुरुआत है वास्तव में इजराइल ने किया है। जब रमजान का प्रेयर्स का समय था, उस समय 7 मई को इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस कंपाउंड में अल-अक्सा मॉस्क जो है, जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट मॉस्क है एज फार एज इस्लाम इज कंसर्न, वहाँ पे आकर मुस्लिम्स को प्रेयर्स के रोका। उससे पहले अप्रैल के मिडिल से वो जो ईस्टर्न जेरूसलम में लोग कई जनरेशन से सेटल हैं, उनको वहाँ से निकलने के लिए कहा, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके ऊपर हमला किया। 35 से पैलेस्टीनियन मारे गए और तकरीबन 100 घायल हुए। उसके जवाब में 7 मई को, जो लास्ट फ्राइडे था इसका रमजान का, उस दिन गाजा के माध्यम से उन्होंने 100 रॉकेट फायर किए। हर रॉकेट जो है वो इतना पावरफुल था कि एक 20 मंजिल की इमारत को गिरा सकता था। उसमें से क्रिया में डाले, पहले जो है फिलिस्तीन की तरफ से रॉकेट दागे गए, लॉन्च किया लॉन्चर से, उसके बाद फिर जो इजराइल है उसने जवाबी हमले किया। हमारे साथ प्रोफेसर विवेक सिंह भी हैं, उनसे मैं पूछ रहा हूँ। विवेक सिंह जी, आपको क्या लगता है, क्या ये जो मामला है जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बिल्कुल सामान्य सा मामला दिख रहा है, इसका आगे कोई असर नहीं पड़ेगा, रमज़ान खत्म और फिर ये संघर्ष भी खत्म, आज तो इस हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए संघर्ष? मुकेश जी धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर 2-3 चीजें हमको समझना पड़ेगा जब मैं खास करके इजराइल और फिलिस्तीन की बात करता हूँ जी। एक इसकी क्रोनोलॉजी है। 10th मई जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है इजराइल के लिए, और वो लोग इसको एक विक्ट्री डे के रूप में मनाते हैं। तो उस समय जो हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसके द्वारा इजराइल पर हमला किया गया। अब देखिए, आप तो शुक्र मनाइए कि इजराइल का डिफेंस मैकेनिज्म इतना अच्छा है, तो उसने उनको निस्नाबूद कर दिया, वरना 2, 4, 10 नहीं हजारों लोगों की जानें जा सकती थी। और फिर इजराइल ने रिटेलिएट किया और उसके ऊपर हमला किया। तो देखिए, एक बात समझना पड़ेगा मुकेश भाई, यहाँ पर जो इजराइल ने हमला किया है किसी देश पे नहीं किया है, बल्कि आतंकवादी संगठन पे किया है। और सबको पता है कि एक वैश्विक आतंकवादी संगठन है हमास, और उसका काम है
कि नफरत की चीजें फैलाते रहना। तो यहाँ पे जो हमला हुआ है वह हमास के द्वारा किया गया था और उसके पलटवार करते हुए इजराइल ने उस पर हमला किया। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, क्या एक देश को यह अधिकार नहीं है कि अपने लोगों की रक्षा करे? और आपको पता होगा सौम्या एक जो नर्स थी भारत के, वो भी उसमें मारी गई है इजराइल में। तो क्या एक देश को अधिकार नहीं है क्या कि अपने देश के लोगों की रक्षा करे? एक कोई भी स्वाभिमानी देश अपने देश के लोगों की रक्षा करेगा। और यहाँ पे दर्द क्यों हो रहा है, किस बात के लिए दर्द है? अब हमला किसी धर्म पे नहीं हुआ है, हमला केवल एक ऐसे संगठन पे हुआ है जो कि एक आतंकवादी संगठन, राजनैतिक संगठन, एक आतंकवादी संगठन है। उस आतंकवादी संगठन हमास पर हमला किया गया है, उसमें दर्द की कोई बात मुझे नहीं लगती है। रही बात, आप देखिए एक 1948 से 14 अरब के मुल्कों ने हमला किया था इजराइल पे और नाकामयाब रहे। और आप देखते होंगे जितने के मुस्लिम, और मुकेश भाई एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मुसलमानों के खिलाफ मुस्लिम कंट्रीज में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सब ठीक है, चाइना कुछ भी करे मुसलमानों के खिलाफ ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ हो जाए ठीक है, पश्चिम बंगाल में कुछ हो जाए ठीक है, लेकिन एक नॉन मुस्लिम कंट्री में अगर मुसलमानों के खिलाफ कुछ हो जाता है, और जबकि यहाँ पर किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, वो आतंकवादी संगठन था, उसने हमला किया और उस पर जवाब में रिटेलिएट किया गया इजराइल के द्वारा। इसमें किसी को भारत में प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह किसी धर्म पर नहीं हुआ है, बल्कि एक आतंकवादी संगठन के ऊपर हमला हुआ है। और मैं नहीं मानता हूं कि इस पे कोई ज्यादा प्रतिक्रिया ज्यादा आएगी और कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा या थर्ड वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन वर्ल्ड वार जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, ये ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन वर्ल्ड खेमे में तो बट रहा है ना इस दोनों मामले को लेकर के। कुछ लोग फिलिस्तीन के साथ हैं, जैसे हमारे साथ गुप्ता जी। हालांकि भारत सीधे तौर पे जो प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया से तो लगता है कि इजराइल के साथ है भारत, फिलिस्तीन के हमले का विरोध कर रहा है भारत। लेकिन गुप्ता जी पता नहीं आप किस आधार पर कर रहे हैं, चूँकि गुप्ता जी की बात भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने इजराइल में वहाँ पर दूतावास खोला है, वहाँ पर स्टार्ट किया था। गुप्ता जी आप भी सुन रहे हैं प्रोफेसर विवेक सिंह ने जो नहीं, इजराइल की मुझे बताइए, इजराइल में लगभग 16 लाख जो है, 16 लाख के करीब मुस्लिम है, लेकिन फिलिस्तीन में कितने मुस्लिम है या अरब, लेकिन फिलिस्तीन में कितने यहूदी हैं? नहीं है, बहुत बहुत कम है वहां पे। ये तो बात तो सही, यहूदी की जो संख्या वैसे ही पूरे वर्ल्ड में ही कम है, तो वो अपनी रक्षा के लिए करेगा ना। आप जिस तरह से कह रहे हैं फिलिस्तीन ने जो, या फिलिस्तीन या जो कहें हमास ने जो हमला किया है, आप उसको जस्टिफाई कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो सही है, उन्होंने जो किया है वो रिटेलिएशन में किया, जबकि हुआ उल्टा है। बिल्कुल सही है कि हमास की तरफ से रॉकेट अटैक्स आए और उसको रिटेलिएशन का इजराइल को हक है, बिल्कुल। लेकिन जो है इसमें बहुत कोलैटरल डैमेज भी बहुत हो गया है, बहुत सारे सिविलियंस मर गए हैं। और अब हमको ये भी देखना है कि एक जो बेसिक कॉज क्या है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो ये रोजमर्रा के कभी अब आज ठीक कर देंगे, फिर 2 महीने बाद टेंशन शुरू हो जाएगी, फिर 8 महीने बाद टेंशन हो जाएगी। ये अगर जमीन और पहचान की लड़ाई होती है, दुनिया के बड़े बड़े देशों को, खासकर अमेरिका की तरफ मेरा इशारा है, उनको बैठ के दोनों पहलुओं को मिलवा के साथ में बातचीत करनी पड़ेगी और समझदारी से काम करना पड़ेगा। और जो हमारे स्टेटमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टेटमेंट है, उसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि स्टेटस को कोई भी पार्टी को चेंज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि जो सेटलमेंट एक्टिविटी, सबसे बड़ा जो प्रोवोकेशन है जो इजराइल की तरफ से है, अब मुझे लगता है कि इजराइल को संतोष रखना चाहिए। बहुत बड़ा जो है उन्होंने पैलेस्टाइन का हिस्सा ले रखा है और जो है सेटलमेंट उन्होंने बहुत सारे बनाए हुए हैं, ईस्ट जेरूसलम में बहुत सारे सेटलमेंट बनाए हैं, वो मुझे लगता है कभी वापस नहीं करेंगे पैलेस्टाइन को। और वेस्ट बैंक का जो डिवाइडिंग लाइन है उसको ग्रीन लाइन बोलते हैं, और ग्रीन लाइन के साथ साथ भी बहुत सारे सेटलमेंट हैं, वो भी कभी नहीं देंगे। कुछ सेटलमेंट वेस्ट बैंक के अंदर हैं, वो जो भी सेटलमेंट होगा वो बाद में उनको देना पड़ेगा। लेकिन जो है इजराइल क्या पॉलिसी फॉलो करता है कि रोजमर्रा सेटलमेंट बढ़ाते जाओ, रोज बढ़ाते जाओ, क्योंकि आगे कभी 50 साल के बाद सेटलमेंट होगा तो हमारा जो है बाउंड्री बढ़ जाएगी। तो वो इस तरह का लालच वाला जो काम है ना, वो बंद करना पड़ेगा, समझदारी से करना पड़ेगा कि इजराइल को जितनी ज़मीन है, जितना उनके पास है उतना काफ़ी है, शांति में रहें, और पैलेस्टीनियंस को भी एक रिस्पेक्टेबल सोल्यूशन, एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है विद इन बाउंड्रीज वो दें उसको। हमास जो है वो, मैंने पहले भी कहा था, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की एक्टिविटीज करे उसका आजकल जमाना नहीं है, वो टोटली फिलिस्तीन क्या हमास के पीछे जो है फिलिस्तीन ही तो है,
फिलिस्तीन के बूते ही तो हमास हमले कर रहा। हमास कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, देखिए, हमास जो है सरकार में कंट्री भी तो आ है चुका नहीं। है। बिल्कुल, हमास अब पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, फिर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन के फिर वो जो है गवर्नमेंट में आ जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसे हुए हैं कि पहले के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल फतह, ये जो यासिर अराफात का ऑर्गेनाइजेशन था, बिल्कुल, वो तो सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। बट उसके बाद में दे एम्ब्रेस्ड पीस, और उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ, जब मैं वहां पे था इजराइल में 92 में, तो जो पैलेस्टीनियन डेलीगेशन लेड बाय यासिर अराफात के इशारों पे वो इजराइल से बात कर रहे थे, तो वो उस वक्त टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहे थे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ब्रांड करना कि टेररिस्ट है कि वो है, ऐसा नहीं है। हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसमें हमास विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। लेकिन गुप्ता जी, एक चीज़ तो माननीय सहगल साहब, गुप्ता जी मैं दोनों से एक सवाल जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ज़मीन की लड़ाई है, रोज़ इजराइल जो है अपना क्षेत्र बढ़ाते जा रहा है और फिलिस्तीन की जगह को वो अपने में मिलाना चाहता है ताकि जब सेटलमेंट हो तो उसका क्षेत्र जो है बड़ा हो। यानी इससे तो ये लगता है कि ये लड़ाई जो है ज़मीन और अपने देश की पहचान के लिए है। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में आपने कहा कि उन्होंने धार्मिक रमज़ान के महीने में अटैक किया और अल-अक्सा जो मस्जिद है उसको लेकर के विवाद है, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि अगर ज़मीन का विवाद हो तो दूसरा एक कंट्री अगर बीच में इंटरफेयर करता है तो शायद सॉल्व हो जाए, लेकिन जब धर्म का मामला हो जाता है तो समस्या बहुत जटिल हो जाती है और सॉल्यूशन भी उतना ही जटिल हो जाता है? भाई देखिए, टेंशन्स तो हमेशा से रहती हैं वहाँ पे उस एरिया में, और उस एरिया में जब भी हम जाते थे तो बड़े टेंस रहते थे, क्योंकि वहाँ पे इजरायली सोल्जर्स भी होते थे और जो पिलग्रिम्स होते थे पैलेस्टीनियंस। अब किसी ने कोई बात कर दी, किसी ने कोई गाली बक दी, किसी ने शोर मचा दिया, अब पैलेस्टीनियन जो इजरायली सोल्जर है थोड़ा भड़क गया, बस टेंशन हो गई। तो एक स्पार्क की जरूरत है। टेंशन इतनी ज्यादा होती है कि समझ ले तेल बिखरा हुआ, उसमें कोई ने चिंगारी डाल दी, आग भड़क जाती है। रिपोर्ट हमने तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर चर्चा को आगे करेंगे। दुनिया में अब तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। 2 बार पूरी दुनिया के कई देश आमने सामने थे और ये संभावना खत्म नहीं हुई है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जब भी जंग होती है तब तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं के बादल फिर से छाने लगते हैं। ऐसे में हमें तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं पर भी बात करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि इस वक्त दुनिया भर के देशों के राजनीतिक और रणनीतिक रिश्ते कैसे हैं। इसके बाद हमें ये समझना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश किसके साथ और किसके खिलाफ था। आइए सबसे पहले हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं। जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक 30 से ज्यादा देशों ने इस युद्ध में शामिल होने का ऐलान किया। भारत में तब ब्रिटेन का शासन था, इसलिए भारत ने ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ा। करीब 8 लाख के आसपास भारतीय सैनिक इस युद्ध में लड़े। आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुटों के बीच युद्ध हो रहा था। एक गुट था मित्र राष्ट्रों का, जिसमें सर्बिया, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और इटली शामिल था। 1917 के बाद अमेरिका भी मित्र राष्ट्र के साथ खड़ा हो गया। दूसरा गुट था केंद्रीय शक्तियों का, जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी। तो हमने देखा कि ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और इटली एक साथ थे, जबकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया दूसरी तरफ। अब हम बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध की। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक यूरोप, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया और मध्य अफ्रीका में लड़ा गया। इस विश्व युद्ध में 4 से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई। मित्र राष्ट्रों में विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का और जोसेफ स्टालिन सोवियत यूनियन का नेतृत्व कर रहे थे। धुरी शक्तियों में अडोल्फ हिटलर जर्मनी का और बेनिटो मुसोलिनी इटली का नेतृत्व कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध की। अब ये समझिए कि दूसरे विश्व युद्ध में कौन सा देश किसके साथ था। दूसरा विश्व युद्ध भी 2 गुटों के बीच लड़ा गया। पहला गुट था धुरी शक्तियां, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे, और दूसरा गुट था मित्र राष्ट्रों का, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत यूनियन थे।
तो हमने देखा कि दोनों विश्व युद्धों में कौन सा देश किस तरफ था। इस बार अगर समीकरणों को देखें तो पाकिस्तान और तुर्की इजराइल को लेकर बहुत आक्रामक है। इस्लामिक देशों की संस्था OIC ने इजराइल के विरोध में बैठक बुलाई है, यानी इस्लामिक देश इजराइल के विरोध में ही हैं। वहीं अमेरिका ने इजराइल के डिफेंड करने के अधिकार को सही बताया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अगर युद्ध होता है तो इस बार दुनिया के देश कैसे बटेंगे और भारत की भूमिका इसमें कैसी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बिल्कुल, यदि युद्ध हुआ, यदि तीसरे विश्व युद्ध की आहट हुई तो कौन सा देश किसके साथ रहेगा। हमारे साथ वीरेंद्र गुप्ता जी है, PK सहगल जी और डॉक्टर प्रोफेसर विवेक सिंह हमारे साथ हैं। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और एक बार फिर से प्रोफेसर विवेक सिंह मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से आशंका व्यक्त की जा रही है, आपने भी कहा कि नहीं आशंका नहीं है, लेकिन केवल मैं जो मिसाइल अटैक है या बारूद से बंदूक से लड़े जाने वाले युद्ध की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो आज व्यापारिक हित के लिए गुटबाजी हो रही है, पूरे वर्ल्ड में ये गुटबाजी हो रही है, ये इशारा उस तरफ है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी धर्म के नाम पर लोग इजराइल का, जो इस्लामिक कंट्री है वो धर्म के नाम पे इजराइल का विरोध कर रहे हैं, फिलिस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं, क्या जो दूसरा गुट है वो व्यापारिक हित के आधार पर एक बनेगा जो इजराइल के साथ होगा? क्योंकि इजराइल के साथ खड़े होने वाले देशों में भी की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तादाद उनकी भी कोई कम नहीं है। जी मुकेश जी, मैं 2-3 मिनट लूंगा और सारी चीजें मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। जी देखिए, हम सब जितने पैनलिस्ट हैं आपको मिला के मैं मानता हूं कि हम 2-3 चीजों पे सहमत होंगे। पहला कि आतंकवाद या आतंकी का कोई धर्म नहीं होता है, और दूसरा आतंकवाद किसी भी रूप में कहीं पर हो उसको हमको चुनौती देना पड़ेगा, उस पर हमको प्रहार करना पड़ेगा। इन बातों से मेरे ख्याल से सब सहमत होंगे। अब देखिए, यहाँ पे ये 3 एंगल मैं देखता हूँ, खास करके जो अभी फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद हुआ है, इसमें 3 एंगल है। पहला तो बहुत पुराना विवाद है, 1948 से हम सबको पता है, जो जमीन का विवाद है, वो तो मेरे ख्याल से सबको पता है, उसके बारे में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा एंगल यहाँ पे राजनीतिक एंगल है। आपको पता होगा कि हमारे जो महमूद अब्बास है, वह लगातार 15 सालों से फिलिस्तीन की गद्दी पर बैठे हैं और ऐसे चिपके हैं मानो कि कभी उतरने का उनका सपना ही लेके बैठे हैं कि मुझे कभी उतरना नहीं है। अब इनका इलेक्शन 2021 में होना था और उसको डिरेल करने के लिए, उसको डिले करने के लिए हो सकता है कि हमास की मदद लिया हो और ये सब जो है उन्होंने कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया हो, ताकि कहीं न कहीं इलेक्शन में डिले हो जाए और उनको अपनी गद्दी बचाने का मौका मिल जाए। एक तो राजनीतिक इसका पहलू ये भी है। तीसरा धार्मिक पहलू है। देखिए, आप सबको पता है कि तीनों, चाहे यहूदी हो चाहे जो है मुस्लिम भाई हमारे हो, और तो 3 जो धर्मों का वहां पे संगम होता है, खास करके ईस्ट यरूशलेम में। अब देखिए, पाकिस्तान, जैसा आपने अभी इशारा किया मुकेश भाई, पाकिस्तान, अरब, टर्की, ऐसे अन्य देश जो साथ में आ रहे हैं और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है जो कि गलत है, कि कहीं ना कहीं एक धर्म के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इससे हो सकता है कि ऐसे 8, 10, 15, 20 अगर मुस्लिम कंट्रीज आ गई तो जाहिर सी बात है इजराइल को हम सपोर्ट करता है, UK, USA, तो हो सकता है 2 पार्टीज बन जाए। जैसे आपने रिपोर्ट दिखाया कि 2 दल अलग अलग बन जाए, एक दल सपोर्ट करेगा या एक कुछ कंट्रीज का ग्रुप होगा जो कि सपोर्ट करेगा इजराइल को, एक सपोर्ट करेगा फिलिस्तीन को। तो हो सकता है बात आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं 3rd वर्ल्ड वॉर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए लोगों को धार्मिक एंगल से नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे धर्म का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से किसी धर्म का कोई संबंध नहीं है। एक आतंकवादी संगठन ने हमला किया और उसको इजराइल ने उस पर रिटेलिएट किया, उसको खात्मा किया। दूसरा, भारत का भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत आतंकवाद से सालों से पीड़ित रहा है और उसका स्टैंड क्लियर है कि अगर आतंकवादी घटनाएं होंगी उसके खिलाफ कार्रवाई कोई देश करता है तो यह उचित है। बिल्कुल। अब मैं वीरेंद्र गुप्ता जी, मैं आपसे, हमारे पास समय की कमी है, मैं आखिरी कमेंट चाहूँगा कि इस विवेक सिंह जी ने जो कहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप कन्विंस्ड हैं जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, या आपका कुछ एडिशन है उसमें? है कि तीसरा विश्व युद्ध वो बहुत ज़्यादा अलार्मिस्ट है, उसके बारे में चर्चा करना भी गलत है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट्स तो दुनिया भर में बहुत जगह होती रहती हैं और ये OIC में ज़रूर मुद्दा उठेगा। OIC बना ही इसलिए था क्योंकि पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम्स के लिए। तो इसमें जो है जी मेरा ख्याल है कि एक जो
सेंट्रल मुद्दा है। आपके आपके उसको आपके हमें आपके जहन आपके में रखना आपके पड़ेगा, हिसाब जैसे से मैंने पहले वर्ल्ड की बताया था। गुटबाजी जो है, जो भी किसी भी युद्ध की जब शुरुआत होती है गुप्ता जी, तो पहले तो गुटबाजी होती है। तो ये जो देखिए, ये तो शुरुआत टेररिज्म आपको नहीं का लगता है कि जी कोई भी जो है टॉलरेंस नहीं हो सकता है आज की तारीख में। और टेररिस्ट अगर चाहे कि अपनी कुछ एक्टिविटी से दुनिया की अटेंशन को अट्रैक्ट करना चाहे, तो वो तरीका गलत है, निंदनीय है। मैंने पहले भी बोला था, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी, कोई भी वायलेंट एक्टिविटी, लेकिन इसका असर क्या होगा? ये निंदनीय तो है, लेकिन इसका असर क्या, जिस तरीके से गुटबाजी शुरू हुई है, क्योंकि इजराइल ने उनको मार दिया। उनके पास बम्बार्डमेंट करके करीब 125 लोग मार अभी दिए। इजराइल ने मारा, फिर कल फिलिस्तीन हमला करेगा, तो क्या इसी तरीके से हम लोग जो दूसरे जो देश कोई कैपेसिटी नहीं है ना, थोड़ी बहुत वो टेररिस्ट एक्टिविटीज कर सकते हैं। उसके अलावा कोई रॉकेट मार दिए कहीं पे नेबरिंग एरियाज में, उसमें इजराइल में 2-4 लोग मर जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, इजराइल में 7 इजरायली मरे हैं। बिल्कुल सहगल साहब, आपकी प्रतिक्रिया लेना जो है, पैलेस्टीनियंस जो हैं गाजा में करीब 125 आदमी मर गए। बिल्कुल, तो सहगल साहब, मैं आपसे आखिरी प्रतिक्रिया, जो है समय की कमी है सर हमारे पास, गुप्ता जी हमारे पास करना चाहिए और जल्दी से बैठ के आपस में बात कर, अमेरिका को पहल करनी पड़ेगी इसमें। अमेरिका ने तो इससे पहले भी सर पहल की थी, लेकिन सॉल्यूशन शायद उसके बाद भी नहीं निकले था। मुझे लगता है कि पीके सहगल साहब, हमारे पास समय की कमी है, मैं आखिरी प्रतिक्रिया में चाहूंगा आपकी। आपको क्या लगता है कि क्या ये गुटबाजी क्या आगे भी बढ़ेगी, क्या ये मामला बढ़ेगा या यहीं पे खत्म हो जाएगा? ये सहगल साहब, प्रकार से कोई भी संभावना नहीं है, मेरे मुताबिक किसी प्रकार की कोई भी संभावना नहीं है थर्ड वर्ल्ड वॉर की। इस समय सारी दुनिया जो है पीड़ित है कोविड से। अमेरिका जो है अपने आप को डिसएंगेज करना चाहता है मिडल ईस्ट से, इसीलिए उन्होंने अपना बाइडेन ने अपना उच्च दर्जे का प्रतिनिधि वहां भेजा है ताकि दोनों गुटों से बातचीत करा जाए। उनका टोटल फोकस है चाइना के ऊपर, यूरोप का फोकस चाइना के ऊपर है। ना चाइना, ना रशिया, ना यूरोपियन यूनियन या अमेरिका, कोई भी नहीं चाहता। बिल्कुल, देखिए मैं आपको इस बीच में एक अपडेट भी दे दूं कि यूनाइटेड नेशन ने आशंका जाहिर की है, यूनाइटेड नेशन ने आशंका जाहिर की है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो है युद्ध जो है हो सकता है, युद्ध जैसी स्थिति बन रही है और हो सकता है दोनों के बीच में युद्ध हो। और जब दो कंट्री के बीच में युद्ध जैसी स्थिति होगी तो पूरे वर्ल्ड में गुटबाजी भी होगी और विश्व के देश जो है दो खेमों में भी बटेंगे। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के इतिहास को देख करके ऐसा ही लगता है कि शुरुआत छोटी सी होती है, लेकिन उसके बाद देश जो है अपने अपने हितों की रक्षा के लिए गुटबाजी करते हैं, गुटों में बट जाते हैं। और अगला जो तीसरा अगर विश्व युद्ध होगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो बम और बारूद के रूप में होगा। मुझे लगता है कि ये जो है एक बायोलॉजिकल वार भी हो सकता है। और कुछ जो एक्सपर्ट है वो तो ये भी बता रहे हैं कि शायद इसकी शुरुआत हो चुकी है और चाइना ने कोरोना के रूप में बायोलॉजिकल वार की शुरुआत की है। इसको इजराइल और फिलिस्तीन के मामले से किस तरीके से जोड़ा जा रहा है वो मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारे जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े उन सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें आपने हमारे साथ साझा की। तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष पे विराम कब लगेगा इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। लेकिन इन दोनों का संघर्ष जो है कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को तो नहीं ले जाएगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और किस तरीके से बम और बारूद से शुरू होगी ये लड़ाई बायोलॉजिकल वॉर पे जाकर खत्म होगी, इसका भी हम व्याख्या करेंगे, इसकी भी बात करेंगे हम, लेकिन अगले एपिसोड में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।